हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसके यूनिट जिसका नाम है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग उसको पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग। तो फ्रेंड्स, रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ना। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द 4 मेन स्किल्स टू मास्टर अ लैंग्वेज। यानी कि लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। ये जो चारों हमारी मेन स्किल्स होती हैं, यानी कि कौशल होते हैं। स्किल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कौशल। ये क्यों होते हैं? इनके जरिए हम किसी भी एक लैंग्वेज में मास्टर कर सकते हैं। तो हम सुनने से, बोलने से, पढ़ने से और लिखने से, इन चारों स्किल्स के द्वारा किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर हम मास्टर डिग्री ले सकते हैं, यानी उस लैंग्वेज को हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो वन स्किल इज लर्न अलोन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स। तो क्या है, कोई भी स्किल जो होती है उसको अकेला नहीं सीखा जा सकता। इनमें से ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जितनी भी स्किल्स होती है इनमें से कोई ना कोई स्किल यानी 2 या 3 जो होती हैं एक साथ जुड़ी होती है, कॉम्बिनेशन होती है, यानी मेल होती है 2 या 2 से 3 स्किल्स का, या फिर संगठन यानी कि जुड़ी हुई होती हैं। तो यानी कि इसमें इस हमारे पॉइंट में क्या बोला है फ्रेंड्स कि कोई भी स्किल को, जो भी किसी भी एक स्किल को हम अकेला नहीं सीख सकते। हमें ये जो ज़्यादातर ये जो हमारी स्किल्स होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ये बताया है कि अगर आप किसी भी स्किल को सीखने चलोगे तो उसमें आपको 2 या 2 से 3 स्किल्स जो होती हैं वो साथ में सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाई डू यू रीड। आप क्यों पढ़ते हैं, एंड हाउ टू रीड, और कैसे पढ़ना चाहिए। सो दीज आर द 2 सिग्निफिकेंट पार्ट्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल फॉर अटेनिंग अ गुड प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। यानी कि ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है, क्वेश्चंस है जिनको डिस्कस करना चाहिए डिटेल के अंदर, एक यानी अच्छी प्रवीणता पाने के लिए रीडिंग में। यानी कि अगर आपको अच्छा रीडर बनना है, अच्छा पढ़ने वाला बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन 2 क्वेश्चंस का जो है आंसर ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्यों पढ़ना है, यानी आप पढ़ना क्यों चाहते हो, फिर दूसरा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो ढूंढ लोगे तब जाके आप एक अच्छे रीडर के बनने के लिए कोई कदम रख पाओगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग इज फॉर प्लेजर, एग्जामिनेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। यानी कि रीडिंग क्या होती है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ते किस लिए? तो जो रीडिंग होती है उसको हम अपनी खुशी के लिए भी करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए भी करते हैं। यानी कि जब हमारे पेपर होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम अपने एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम्स में कुछ ना कुछ लिखना है। फिर हम जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी पढ़ते हैं, यानी कि ऐसी नॉलेज लेने के लिए। स्पेसिफिक नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं, यानी किसी एक टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज लेने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी पढ़ते हैं, यानी अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी एक कोई मुश्किल आ गई है जिसको हमें सॉल्व करना है, उसके लिए भी हम पढ़ते हैं। तो रीडिंग जो होती है इन सब चीज़ों के लिए होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग टेक्निक्स एंड स्किल्स। तो टेक्निक्स का मतलब होता है तकनीक, ठीक है, और स्किल्स का तो मैंने आपको बताया था कौशल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाई वन इज रीडिंग बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ हाउ। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कोई क्यों पढ़ रहा है, ये जानने से पहले कि कैसे पढ़ना है। यानी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्यों है। ये बात का क्वेश्चन है कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है, लेकिन पढ़ना पहले ये ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। आपको पढ़ाई करने का कोई उद्देश्य होगा तो वो उद्देश्य आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी ना पढ़ने की तो आप लोग पढ़ोगे भी नहीं। तो मतलब यही बताया कि पहले कोई एक उद्देश्य सेट होना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ना है। वंस दिस क्वेश्चन इज आंसर, तो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर कर ले कि हाँ हमें क्यों पढ़ना है, ओनली देन रीडिंग स्ट्रेटजीज कैन बी डिसाइडेड फॉर पर्टिकुलर केसेस। तो तभी क्या होती है, हम अपनी रीडिंग स्ट्रेटजीज को डिसाइड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए। यानी कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमें पढ़ क्यों रहे हैं तभी हम ये जान सकते हैं कि हमें कैसे किस तरीके से पढ़ना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा देयर आर 4 मेन रीडिंग टेक्निक्स विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। तो यहाँ पे क्या है, 4 जो ऐसी हैं रीडिंग टेक्निक्स दी हुई हैं, यानी पढ़ने की 4 तकनीकें दी हुई हैं जिनको हम अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है हमारी स्कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, सो व्हेन वन रीड्स एन एंटायर टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट क्विकली while looking for specific information it is called scanning। यानी कि जब कोई एक पूरे टेक्स्ट को, यानी जो भी उसके सामने लिखा हुआ है या फिर डॉक्यूमेंट को जल्दी जल्दी से ऐसे ही पढ़ ले, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहा हो, यानी कि जब वो किसी को ऐसी नज़र डाल के किसी भी टेक्स्ट को देखे और अपने किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढ रहा हो तो उसे कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोइंग थ्रू एन एंटायर न्यूज़पेपर एंड लुकिंग फॉर स्पेसिफिक न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। जैसे कि आपके सामने एक पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा है एंड आपने उस पूरे न्यूज़पेपर को ऐसे ऐसे करके पूरा देख लिया, आप पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन आपने नज़रें निकाल ली एंड आप एक अपनी स्पेसिफिक न्यूज़ ढूंढ रहे हो कि आपको इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट मैच की एक न्यूज़ ढूंढनी है, आपको वो पढ़ना है। तो आपको नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन आप उसे पढ़ने के लिए पूरे न्यूज़पेपर को ढूंढ रहे हो, जहाँ पे आपको टॉपिक मिला आप वहीं पे रुक के उसे पढ़ने लग गए। तो इसे स्कैनिंग कहते हैं, यानी कि पूरा टेक्स्ट जो है यानी पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको ना पढ़कर किसी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ना जो उसके अंदर दी हुई हो, इसको स्कैनिंग कहेंगे। सेकंड जो हमारी टेक्निक है पढ़ने की वो है स्किमिंग। स्किमिंग इज स्पीड रीडिंग फॉर कर्सरी ओवरव्यू फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। तो स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग जो होती है स्पीड रीडिंग होती है, यानी कि इसे हम जल्दी जल्दी में पढ़ना कहते हैं, ठीक है, जो जल्दी जल्दी से चीजें पढ़ लें। फॉर कर्सरी ओवरव्यू यानी कि किसी भी चीज़ की ऊपरी जानकारी लेने के लिए, ऊपरी ओवरव्यू लेने के लिए किसी भी इन्फॉर्मेशन का, तो जो हम जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं उसको स्किमिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, गोइंग थ्रू एन एंटायर न्यूज़पेपर क्विकली थ्रू द हेडलाइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग। यानी कि जब आप पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ो और आप उस न्यूज़पेपर को पूरा ना पढ़ के सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लो, ये जानने के लिए कि हाँ आज के पूरे न्यूज़पेपर में दिया क्या है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया स्किमिंग का, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपरी सतह से पढ़ लेना, उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। एन ओवरव्यू आइडिया ऑफ टॉपिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग टेक्निक ऑफ रीडिंग। यानी कि किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू आइडिया ले लेना कि उसके अंदर क्या बताया है, ये जो टेक्निक है हमारी रीडिंग की है स्किमिंग। रीडिंग ओनली हेडलाइंस ऑफ चैप्टर्स इज स्किमिंग, यानी कि किसी भी चैप्टर की सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ना, ये होता है स्किमिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको स्किमिंग समझ आया होगा। तो थर्ड जो हमारी टेक्निक है वो है इंटेंसिव रीडिंग। Intensive reading is of a specific written piece for a specific purpose. Intensive reading यानी कि जो ये होता है ये किसी एक स्पेसिफिक रिटन पीस के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ लिखी और उसमें कोई जो यानी कि उसको किसी एक मेन उद्देश्य के साथ लिखा गया उस चीज़ को, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यानी कि जो भी बातें लिखी हैं उसमें उसको उसकी माइन्यूट डिटेल्स के अंदर जाना, यानी छोटी से छोटी बातों को समझना, हर एक शब्दों का मतलब समझना, उसमें जितने भी पैराग्राफ दिए उनका एक एक लाइन का मतलब समझना, यानी माइन्यूट डिटेल के अंदर चले जाना, छोटी से छोटी बात को समझना किसी भी डॉक्यूमेंट की। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो इसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, अभी हम ना तो ओवरव्यू कर रहे हैं ना हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं हम इसकी डिटेल्स के अंदर जा रहे हैं हर एक टॉपिक के, ठीक है। तो यानी कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी रिटन थिंग को, यानी जो भी हमें लिखी हुई मिल जाए उसको डिटेल्स में पढ़ना, उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, जिसके अंदर घुस के बिल्कुल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ टाइप ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल नॉलेज। यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ये प्रकार है जनरल रीडिंग का जनरल नॉलेज के लिए, यानी कि जब हमें जनरल नॉलेज लेनी होती है तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। जनरली दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्लेजर रीडिंग, यानी कि जनरली क्या होता है, सामान्य रूप से ये जो टेक्निक है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम अपनी खुशी से कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि रीडिंग अ नोवेल फॉर प्लेजर, यानी कि जब हम अपनी खुशी के लिए कोई नोवेल पढ़ते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग का। पीपल डज नॉट माइंड डिफिकल्ट टर्म्स, दे कंटिन्यू देयर रीडिंग विदाउट स्टॉपिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस एक्सेट्रा। यानी कि लोग जो होते हैं इसमें जो डिफिकल्ट टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि आप कोई नोवेल पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, उसके अंदर कोई ऐसे टर्म आएगा, ऐसे कोई वर्ड आएगा जिसका मतलब आपको पता नहीं है, तो लेकिन आप उस वर्ड का मतलब ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप उस वर्ड को स्किप करके आगे पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है, रुक तो नहीं हो बीच में। तो ये जो तरीका हो गया पढ़ने का, इसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो जो लोग होते हैं वो रुकते नहीं है डिफिकल्ट टर्म्स के लिए, अपने पढ़ाई को बीच में रोकते नहीं है क्लैरिफिकेशन के लिए उन शब्दों की या फिर उस पैराग्राफ की। तो अपनी खुशी के लिए पढ़ने की जो टेक्निक होती है, यानी कि उसमें शब्दों के मतलब को ध्यान में ना लेकर, इन सब को छोड़कर वो जो पढ़ने का तरीका होता है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ठीक है ना, पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है। इफेक्टिव रीडिंग इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रीडिंग, यानी कि जब भी आप प्रभावी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो इसमें शामिल होती है प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि पढ़ने की पूरी प्लानिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। सो डैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग आर सक्सेसफुली अचीव, तभी जो उद्देश्य होते हैं हमारे पढ़ने के, यानी हम किसी चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं उसका जो उद्देश्य होता है, हम तभी उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रभावी तरीके से पढ़ना क्या होता है, इसके अंदर होती है हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले पूरी प्लानिंग बनाते हैं, और उस प्लानिंग के द्वारा क्या होता है, हम अपने उस पढ़ने के उद्देश्य को, कि हम किसी चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने उस उद्देश्य को हासिल कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल
A reader must know his या her purpose of reading and then choose appropriate strategy for same. यानी कि सबसे पहले एक रीडर को यानी पढ़ने वाले को ये जानना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है रीडिंग का, यानी कि वो किस उद्देश्य से पढ़ना चाहता है, ठीक है। और बाद में उसे चूज़ करना चाहिए वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, यानी कि जो वो पढ़ना चाहता है वो उसे किस स्ट्रेटजी से पढ़े, ठीक है ना, यानी किस तरीके से पढ़े, बाद में उसे तरीका सोचना चाहिए। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ रीडिंग का प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ वर्क बेटर एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। तो जो हमारी प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ये ज़्यादा अच्छा काम करती हैं शुरुआती स्टेजेस पे जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, यानी कि अगर हमें कोई भाषा सीखनी है, बोलनी लिखनी, ठीक है ना, तो उसमें जो शुरुआती तौर होता है, यानी कि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो इनमें सबसे अच्छा काम करती हैं प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। प्री का मतलब होता है फ्रेंड्स पहली, रीडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि रीडिंग एक्टिविटीज़ से पहले जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ने से पहले। तो फॉर एग्जाम्पल बिफोर रीडिंग अ स्टोरी, यानी कि किसी स्टोरी को पढ़ने से पहले, एस्से पढ़ने से पहले, टॉक अबाउट टाइटल, यानी कि उसके टाइटल के बारे में बात करना, सब टाइटल के बारे में बात करना, और गेस करना कि उसके अंदर मेन आइडिया क्या होगा, यानी कि उसके हेडिंग से पता लगाना है कि इसके अंदर क्या क्या बताया जा सकता है, कौन सी छोटी छोटी और बातें बताई जा सकती हैं, सब आइडियाज। वार्मिंग अप रीडर्स बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस, यानी कि वार्मिंग अप यानी कि तैयार करना रीडर्स को उनसे क्वेश्चंस पूछ के थीम से रिलेटेड, यानी कि आपको हेडिंग के हिसाब से क्या लगता है, राइटर से रिलेटेड कुछ पूछ लो उससे, ठीक। तो इससे क्या होता है एक रीडर जो होता है वो तैयार हो जाता है मेन रीडिंग के लिए, यानी कि पूरे कंटेंट को अच्छे से पढ़ने से पहले उससे किसी से रीडर से ये पूछ लेना कि आपको इसकी हेडिंग से क्या लगता है कि इसके अंदर क्या बताया गया होगा, उसके टाइटल के बारे में बात करना और उसके गैस करना कि इस पूरी स्टोरी में क्या होगा, ठीक है ना, उनको तैयार करना उनसे क्वेश्चंस पूछ के। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे क्या होता है एक रीडर जो होता है वो तैयार हो जाता है मेन रीडिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वाइल रीडिंग। सो इन बिटवीन, ये BW जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स इसका मतलब होता है बिटवीन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। इन बिटवीन द रीडिंग स्टॉपिंग बाय अ रीडर टू चेक वेदर द पर्पज ऑफ रीडिंग इज बीइंग फुलफिल्ड, यानी कि जब भी कोई रीडिंग कर रहा तो उसको रीडर के द्वारा मतलब कि उसको रोक देना बीच में, ये चेक करने के लिए कि जो वो पढ़ रहा है, रीडर जो पढ़ रहा है, तो उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं, यानी कि जिस उद्देश्य के साथ रीडर अपनी चीज़ को, अपनी एस्से को, स्टोरी को पढ़ रहा है, तो उसको बीच में रोककर ये पूछ लेना, ये जान लेना उसका उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। सी यानी कि नेक्स्ट जो हमारा है वो है पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़। पोस्ट यानी कि बाद में, तो पढ़ाई के यानी कि किसी भी मेन कंटेंट को पढ़ने के बाद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। आफ्टर रीडिंग a reader may ask certain questions by himself या herself, or some questions may be asked by a teacher so that reader is able to form an opinion about content and can rewrite or present it, यानी कि पढ़ने के बाद एक रीडर जो है वो खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है टॉपिक से रिलेटेड कि क्या मुझे ये समझ आया, क्या मुझे ये समझ नहीं आया, या फिर कुछ क्वेश्चंस जो उसके टीचर से द्वारा भी पूछे जा सकते हैं रीडर से, जिनके कारण कि क्या होता है रीडर जो होता है वो स्टोरी से रिलेटेड, उस पूरे कंटेंट से रिलेटेड अपनी एक राय बनाने में, मतलब उसको एक राय बनाने में मदद मिलती है। जैसे कि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक, एंड टीचर्स ने बीच में रोक के, जैसे बच्चा कोई रीडिंग कर रहा है, टीचर ने बीच में रोक के उससे पूछ लिया कि अच्छा फिर ये बताओ इसमें ऐसा क्यों है, तो इससे क्या होता है बच्चा जो होता है उस कंटेंट से रिलेटेड अपनी एक राय बनाने में उसको मदद मिलती है, और वो उसको वापस से रीराइट भी कर सकता है, दोबारा से उसको प्रेजेंट करने में भी उसको हेल्प मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है हमारी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़, यानी कि रीडिंग करने के बाद उसका खुद से सवाल करना या फिर किसी टीचर के द्वारा उससे प्रश्न पूछना। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स एन अप्रोच टू डील विद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज़ टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी कि हमारा जो एक सबसे ज़्यादा मतलब मेन उद्देश्य है इंग्लिश को पढ़ने का वो है लैंग्वेज को समझना, यानी कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसका हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम लैंग्वेज को समझना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ अ पैसेज on which questions are set to test a pupil's ability to understand content of a given text and to infer information and meanings from it, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर कंसिस्ट होती हैं, यानी कि इसके अंदर होता है एक पैसेज जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं
एक छात्र की एबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है ना। पुपिल्स यानी कि छात्र, शिष्य जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, बच्चों की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इसके अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं। टू अंडरस्टैंड कंटेंट ऑफ अ गिवन टेक्स्ट एंड टू इन्फर इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग्स फ्रॉम इट। और यानी कि इसके अंदर ये जो क्वेश्चन सेट किए होते हैं, ये इसलिए भी किए होते हैं, ये पता लगाने के लिए कि बच्चे को ये जो कंटेंट इस पैसेज के अंदर दिया हुआ है, क्या वो उसको समझने लायक है, और क्या वो इसके इंफॉर्मेशन यानी कि इसके अंदर जो जानकारी दी हुई है, इसके अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो उनके अर्थ का अनुमान लगाने लायक है। तो तभी तो आपने फ्रेंड्स देखा होगा ना कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने चलते हो, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी दिए होते हैं, और उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स भी हमें पता करने होते हैं, ठीक है ना। होता है ना कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा, ढूंढ के बताओ, तो इसलिए ये भी दिया होता है। नेक्स्ट हमारा Here are few points to be kept in mind while attempting a comprehension exercise। यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको अपने दिमाग में रखना चाहिए जब आप कोई कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना, यानी कि उसको जवाब दे रहे हो। तो ये वो हमारे सारे पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीड द पैसेज क्विकली वंस टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ थीम। यानी कि जो पूरा पैसेज दिया होता है उसको जल्दी जल्दी से एक बार पढ़ लेना, जिससे कि हमें पूरा एक जनरल आइडिया मिल जाए उस पूरी पैसेज के बारे में, यानी उसके अंदर बताया क्या गया है। सेकेंड है रीड द पैसेज अगेन स्लोली एंड केयरफुली सो टू नो द डिटेल्स। यानी कि दोबारा से उस पैसेज को पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे और केयरफुली, ध्यानपूर्वक, जिससे कि क्या हो, आप उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं उसके डिटेल्स को समझ सको, ठीक है ना, यानी उसके अंदर क्या क्या नॉलेज दी गई है उन सारी बातों को समझ सको। थर्ड है आफ्टर रीड क्वेश्चंस रीड पैसेज अगेन। यानी कि फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस किस किस बारे में पूछे गए हैं, और फिर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद वापस से एक बार अपने पैसेज को पढ़ो। फिर फोर्थ है हमारा मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। तो मतलब ये श्योर कर लेना, ये पक्का कर लेना कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके हो, तभी जाके पैसेज को पढ़ना है, क्योंकि फिर आपको आंसर्स ढूंढने में आसानी होगी। एंड फिर फिफ्थ है मेक श्योर दैट व्हाट यू राइट इज रेलिवेंट। तो फिर जब आप एक बार क्वेश्चंस को भी समझ जाओगे, फिर उसके बाद आप वापस से पैसेज जाके पढ़ोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो फिर आप ये पक्का करना कि आप जो भी लिखो वो क्वेश्चन से रेलेवेंट हो, यानी कि मिलता जुलता हो, जो क्वेश्चन में पूछा हो उसी का आंसर आप दो, ठीक है ना, फालतू की बकवास ना भरो। सिक्स्थ जो हमारा पॉइंट है वो है यूज योर ओन वर्ड्स फॉर आंसर। यानी कि अपने शब्दों का इस्तेमाल करना आंसर करने के लिए। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, लोग जो होते हैं ना, मतलब बच्चे क्या होते हैं, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे क्या होते हैं, सीधा पैसेज में जो पूरी लाइन दी होती है उसी को टीप देते हैं आंसर के अंदर। नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि आप अपने खुद के वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, यानी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देना। ठीक है, उनके वर्ड्स को इस्तेमाल करना, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर देना अपने। सेवेंथ है कीप द फैक्ट्स गिवन इन पैसेज फॉर आंसर। यानी कि जैसे क्वेश्चन जिस चीज़ से रिलेटेड पूछा है, ठीक है ना, तो उसका जो फैक्ट होता है, यानी कि जिस भी बात से रिलेटेड पूछा है उसको आंसर में रखना ज़रूरी है, यानी कि उस फैक्ट को आंसर में ज़रूर बताना। 8th पॉइंट है हमारा आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो। यानी कि आंसर जो है वो पूरे कंप्लीट सेंटेंस में देना, चाहे आपको बोला हो या ना बोला हो। 9th है आंसर इन सेम टेंस एज दैट ऑफ क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन के अंदर जिस टेंस का इस्तेमाल किया हो, सेम उसी टेंस का इस्तेमाल करते हुए आप अपना आंसर देना। जैसे कि व्हाट डज ही सी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है, तो आपने भी अपना आंसर प्रेजेंट में दिया, ही सीज। एंड यहाँ पे व्हाट डिड ही सी, तो आप डिड से पता लगा रहे हो कि हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ही सॉ यानी कि पास्ट टेंस के अंदर दिया है। तो यानी कि जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा हो उसी टेंस के अंदर आंसर देना चाहिए। 10th जो हमारा पॉइंट है वो है when you have written your answer you should always refer back to question and check whether your answer is relevant and complete in all respects। यानी कि जब आप अपना आंसर लिख लो तो वापस से एक बार अपने क्वेश्चन को चेक करो कि जो जो आपके क्वेश्चन में बोला है आपने उसी से रेलेवेंट यानी उसी से रिलेटेड आंसर लिखा है ना, और सारा पूरा आंसर लिखा है ना, कुछ छोड़ तो नहीं दिया है ना, तो ये भी चेक करना जरूरी है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना, यानी कि जैसे कि होता है ना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करो, यानी कि किसी और लैंग्वेज में अगर कोई बात बोली गई है उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इन सिंपल टर्म्स इट इज सेड टू बी दैट टू ट्रांसलेट इज टू मीनिंगफुली कन्वे अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी कि सिंपल टर्म्स, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ट्रांसलेट का मतलब होता है किसी एक मैसेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वे करना, ठीक है ना, यानी कि बदलना, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी कि इसमें एक एग्जांपल दिया है 30 रुपीज़ टू 30 रुपये, दैट इज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। यानी कि इसमें हमने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है 30 रुपीज़ को 30 रुपये में। 30 रुपीज़ इंग्लिश में था एंड 30 रुपये हिंदी में था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
Translation is a process of communication in which an idea is conveyed from language it is expressed in into a language comprehensible to the target audience। यानी कि क्या बताया, ट्रांसलेट का जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, इसके अंदर एक आइडिया को कन्वे किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है उस लैंग्वेज से जिसके अंदर वो होती है, यानी कि जिस लैंग्वेज में ओरिजिनली प्रेजेंट होता है उससे दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसको बदला जाता है ताकि टारगेट ऑडियंस को वो समझ आ सके। यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश ही होता है, तो अगर हमारी जो ऑडियंस है, यानी कि जिन लोगों को वो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो हिंदी में समझने लायक हो, यानी कि अगर उन्हें हिंदी समझ आती हो, तो अपने इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में कन्वर्ट करना ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो उसे समझ सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और जो हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज हो गई, ये हमारी वो लैंग्वेज हो गई जिसके अंदर हमारे उस मैसेज को एक्सप्रेस किया गया, ओरिजिनली एक्सप्रेस किया गया। तो ट्रांसलेशन एक वो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जिसके अंदर किसी भी आइडिया को कन्वे किया जाता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो टारगेट ऑडियंस को समझ आ सके, तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन लाइज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस बीइंग यूज्ड बाय टू पार्टीज। यानी कि जो हमारी ट्रांसलेशन का जो महत्व है डिफरेंट लैंग्वेजेस में लाई करता है, ठीक है ना, जो कि टू पार्टीज के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। टू पार्टीज यानी कि सेंडर और रिसीवर, यानी कि सेंडर और रिसीवर जिन जिन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं उन भाषाओं में जो है ट्रांसलेशन की महत्वता दिखाई देती है, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना फ्रेंड्स, इसी को तो ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बिकॉज नो टू लैंग्वेजेस शेयर द सेम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, कंपोजिशन एक्सेट्रा। ट्रांसलेशन जो होती है वो तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तब ज़्यादा कठिन बन जाती है, क्योंकि जो दो लैंग्वेजेस होती है ना फ्रेंड्स, यानी कि जो दो भाषाएं होती है हमारी, वो सेम स्ट्रक्चर की नहीं होती एक तो, यानी कि वो जो अगर हम एक सेंटेंस के अंदर कुछ लिखा है ना, इंग्लिश के अंदर कुछ लिखा है और हम उसको हिंदी में करना चाहते हैं, तो उनका जो ढांचा होता है, यानी कि दोनों भाषाओं का जो ढांचा होता है वो सेम नहीं होता है। किस चीज़ का ढांचा? उनकी ग्रामर का ढांचा, यानी कि जिस प्रकार की व्याकरण का इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में और जिस प्रकार की व्याकरण का इस्तेमाल किया हिंदी में, वो दोनों बराबर नहीं होता है। एंड कंपोजिशन और उनकी बनावट जो होती है वो भी बराबर नहीं होती है। तो इसमें बताया है कि ट्रांसलेशन जो है वो तब ज़्यादा कठिन बन जाती है, मतलब ज़्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि दो लैंग्वेज जो होती हैं वो शेयर नहीं करती हैं सेम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर को और कंपोजिशन को, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस की जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग होता है और उनकी बनावट जो होती है वो भी अलग होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत डिफिकल्ट जो था, ट्रांसलेशन को समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए बहुत ईजी कंटेंट बनाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको हमारे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड यानी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की PDF अगर आपको चाहिए तो आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके PDF का लिंक मिल जाएगा। जैसे कि आपको हिंदी की किसी वीडियो का जो है, मतलब किसी चैप्टर के जो आपको PDF चाहिए, तो आप उस चैप्टर की वीडियो पे जाइए और आपको वहाँ पे उसकी PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन बाय J.C. कैटफोर्ड, यानी कि J.C. कैटफोर्ड द्वारा दी गई ट्रांसलेशन की एक परिभाषा। तो ट्रांसलेशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट मटीरियल इन वन लैंग्वेज बाय इक्विवेलेंट टेक्स्ट मटीरियल इन अनदर लैंग्वेज। यानी कि ट्रांसलेशन जो है ये प्रतिस्थापन है, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना। रिप्लेसमेंट है टेक्स्ट मटेरियल का एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, यानी कि जो भी मटेरियल हमारे लिखा हुआ है उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना ना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये हमारे J.C. कैटफोर्ड ने डेफिनेशन दी थी। अच्छा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है? देखो मैं फ्रेंड्स समझाने की पूरी कोशिश करूँ। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा कोई कंटेंट लिखा है, कंटेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड लिखा है और उसको हमें दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो जब हम उसको दूसरी भाषा में बदले तो हम उसको ठीक इसी तरीके से बदले कि जो उस पहले वाले मटेरियल के अंदर उस कंटेंट के अंदर कहा गया उसका मतलब ना बदला जाए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे भाषा जो होती है वो बदलती हैं, तो कई बार उस पूरे कंटेंट का या फिर उस पूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब ही बदल जाता है। तो लेकिन हमें अनुवाद इस तरीके से करना है कि उस टेक्स्ट मटेरियल का, यानी कि जो वो ओरिजिनल बात है उसका मतलब ना बदले। तो यही बात वो इक्विवेलेंट की बात की गई है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी टेक्स्ट मटेरियल का एक लैंग्वेज से, तो हम उसका इक्विवेलेंट टेक्स्ट मटेरियल से बदलाव करें दूसरी लैंग्वेज में, यानी कि उसको ऐसे टेक्स्ट मटेरियल से उसको बदले कि जिसका मतलब सेम हो, यानी कि उस एक टेक्स्ट मटेरियल को हम दूसरी भाषा में अगर बदल रहे हैं तो उसको ऐसे बदले कि उसका मतलब ना बदले। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, सोर्स लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है ना। सोर्स लैंग्वेज को शॉर्ट में बोलते हैं SL। द लैंग्वेज इन विच द टेक्स्ट एग्जिस्ट इन ओरिजिनल इज कॉल्ड सोर्स लैंग्वेज। यानी कि
जिस लैंग्वेज से हमें दूसरी लैंग्वेज में बदलना हो, तो जो हमें टेक्स्ट ओरिजिनली एग्जिस्ट करता हो जिस लैंग्वेज के अंदर, उसको बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इंग्लिश टू हिंदी बनाना है, ठीक है ना, तो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में, वो इंग्लिश में है, तो वो लैंग्वेज हो गई हमारी सोर्स लैंग्वेज। अब नेक्स्ट हुआ हमारा टारगेट लैंग्वेज, जिसमें हमें बदलना होता है। जैसे कि हमें इंग्लिश टू हिंदी बदलना है, तो हमारा क्या हो गया, हिंदी में बदलना है, तो वो हो गई हमारी टारगेट लैंग्वेज। द लैंग्वेज टू विच टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड, यानी कि वो भाषा जिसके अंदर उस लिखे हुए मटीरियल को, टेक्स्ट को अनुवाद किया जाए। ठीक है ना, तो उस भाषा को कहेंगे टारगेट लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में कहते हैं टीएल। नेक्स्ट है हमारा सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट को बोलते हैं एसटी, टारगेट टेक्स्ट को बोलते हैं टीटी। तो द टेक्स्ट फ्रॉम विच ट्रांसलेशन इज डन, यानी कि वो टेक्स्ट जिसका ट्रांसलेशन किया जाए उसको कहेंगे सोर्स टेक्स्ट, और जो ट्रांसलेट कर दी जाए, यानी कि जो ट्रांसलेटेड हो, जो अनुवादित हो, जिसका उसको कहेंगे टारगेट टेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जिसका टेक्स्ट अनुवाद किया जाए उसको कहेंगे सोर्स टेक्स्ट, और जो अनुवाद करने के बाद हमें मिले उसे कहेंगे टारगेट टेक्स्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो निदा गिव अ मॉडल एंड ट्रांसलेशन, निदा ने जो है एक मॉडल दिया था ट्रांसलेशन के ऊपर। इस मॉडल में क्या है, 3 स्टेज सिस्टम बताया ट्रांसलेशन के। ठीक है ना, तो 3 स्टेज क्या होते हैं, एनालिसिस, ट्रांसफर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी कि जो पूरा टेक्स्ट दिया होता है उसका विश्लेषण करना। ट्रांसफर यानी कि फिर उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, और रिकंस्ट्रक्ट, जब आप उसको बदल दे तो फिर उसको वापस से उसका पुनर्निर्माण करना, यानी कि उसको चेक करना। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं अपना एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बताया था विश्लेषण करना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांसलेटर दैट ही अंडरस्टैंड टेक्स्ट इन सोर्स लैंग्वेज वेरी डीपली, इट विल हेल्प हिम या हर टू ट्रांसलेट टेक्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज। तो यानी कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एक ट्रांसलेटर के लिए कि वो किसी भी जो सोर्स लैंग्वेज के अंदर जो भी टेक्स्ट दिया है उसको बहुत डीपली समझे, जिससे कि क्या होगा, वो उसको ट्रांसलेट बहुत अच्छे से कर पाएगा टारगेट लैंग्वेज के अंदर। यानी कि जब उसको एक एक शब्दों का मतलब पता होगा, ठीक है ना, तो तभी तो वो आगे जाकर उसको अनुवाद कर पाएगा। अगर उसे मतलब ही समझ नहीं आ रहा तो वो उसका अनुवाद कैसे करेगा। फर्स्ट स्टेप इज क्रूशियल टू ट्रांसलेशन एज ट्रांसलेशन इज नॉट ऑलवेज डन वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि जो हमारा पहला स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांसलेशन के लिए, कि जो ट्रांसलेशन है उसको हमेशा वर्ड टू वर्ड ना की जाए, यानी कि शब्दों को जो है शब्दों के हिसाब से ना बदला जाए, सिर्फ यानी कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना की जाए। यानी कि एक वर्ड जो इंग्लिश में है उसका हिंदी में जो वर्ड हो वही ना लिख दिया जाए। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, इंग्लिश में अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो हिंदी में अगर हम उसका ठीक मतलब निकालना चाहेंगे तो ऐसे शब्द मिलते नहीं है, ऐसे वर्ड को हिंदी में निकाल सके। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ता है, हमें उस शब्द का मतलब समझना पड़ता है ताकि हम उनको दूसरी लैंग्वेज के अंदर समझा सके, ताकि उसका मतलब ना बदल जाए। यानी कि वर्ड टू वर्ड अगर हम ट्रांसलेशन करने चलते हैं तो कई बार क्या होता है, मतलब बदल जाता है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसका उस दूसरे मैसेज के अंदर मतलब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे शब्द जो होते हैं वो ठीक उन्हीं मतलब को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अलग अलग भाषा में क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। तो अगर इंग्लिश के अंदर कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में क्या है ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे, यानी हिंदी में उसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड है ही नहीं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उस शब्द का मतलब समझेंगे कि हमें कहना क्या चाह रहा है, फिर हम उसको हिंदी में समझा देंगे। तो इसमें ये बोला है कि ट्रांसलेशन जो है वो उसे हमेशा शब्दों के लिए ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सेंस एंड स्पिरिट ऑफ टेक्स्ट नीड्स टू फाइंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन टारगेट लैंग्वेज, यानी कि समझ और भाव उस टेक्स्ट का, ठीक है ना, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है उसकी समझ और भाव जो होता है उसकी ज़रूरत होती है कि हम उसकी अभिव्यक्ति टारगेट लैंग्वेज के अंदर करें। यानी कि जब हमने उस टेक्स्ट को जब हमने बदलकर उसको टारगेट लैंग्वेज में बदल दिया, यानी कि उसका अनुवाद कर दिया है, तो ये ज़रूरी है कि जो हमारी वो बात थी उसकी समझ और भाव जो है वो हमारी उस अनुवादित किए हुए मैसेज के अंदर दिखाई दे, यही बोला। यानी कि जो उसका मतलब होता है वो दूसरे मैसेज में समझ आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस, जो ये इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर शामिल होते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स किसके, सोर्स टेक्स्ट के। जैसे कि पहला है ग्रामेटिकल मीनिंग, यानी कि सोर्स टेक्स्ट के अंदर, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसके अंदर हर एक शब्दों का ग्रामेटिकल मीनिंग समझना चाहिए। सोशल कल्चरल मीनिंग, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ, यानी कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो सामाजिक और संस्कृति से रिलेटेड होते हैं तो उनके अर्थ को समझना चाहिए। रेफरेंशियल मीनिंग, यानी कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड्स जिनको किसी चीज़ से रिलेटेड बोला जाता है, यानी कि किसी संदर्भ में बोला जाता है, तो उनके उस संदर्भित अर्थ को भी समझना चाहिए कि किससे रिलेटेड बोले गए हैं ये शब्द, इनका यहाँ इस्तेमाल क्यों किया गया है। और फिर कॉनोटेशनल मीनिंग,
यानी कि सांकेतिक अर्थ, यानी कि कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी तरफ संकेत करे, किसी और बात की तरफ संकेत करे, तो ऐसे शब्दों का मतलब भी समझना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है ना। तो एनालिसिस के अंदर ये सब आता है कि हमें किसी भी वर्ड का हर तरीके से उसका अर्थ समझना चाहिए कि उसकी ग्रामेटिकल मतलब क्या हो सकता है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ क्या हो सकता है, वो किस चीज़ से रिलेटेड बोला गया, उसका संदर्भित अर्थ क्या हो सकता है और उसकी सांकेतिक अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर, यानी कि बदलना। आफ्टर द एनालिसिस ऑफ सोर्स टेक्स्ट, यानी कि सोर्स टेक्स्ट का विश्लेषण करने के बाद ट्रांसलेटर को जरूरत होती है उस मैसेज को ट्रांसफर करने की, यानी बदलने की टारगेट लैंग्वेज के अंदर। इफ रीडिंग ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट इज नॉट सिमिलरली प्रेजरेबल एज सोर्स टेक्स्ट देन ट्रांसलेटर हैज फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट ऑफ ट्रांसलेशन। क्या होता है, अगर जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होता है, यानी कि जिसका हम अनुवाद कर चुके हैं, ठीक है ना, एक भाषा से जिसको हम बदल चुके हैं दूसरी भाषा में, अगर वो ठीक उतना ही खुशी देने लायक नहीं है, उतना ही मज़ेदार नहीं है जैसे कि सोर्स टेक्स्ट था, तो जो ट्रांसलेटर होता है वो फेल हो जाता है अपनी उस कोशिश में ट्रांसलेशन की, यानी कि तो जो उसने वो अनुवाद किया है वो उसकी अपनी कोशिश में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया था फ्रेंड्स कि मतलब नहीं बदलना चाहिए, जिस भाव और समझ के साथ पहला मैसेज बोला गया है वो दूसरे मैसेज के अंदर बदलनी नहीं चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा रिकंस्ट्रक्टिंग। रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है पुनर्निर्माण, यानी दोबारा बनाना। रिकंस्ट्रक्टिंग जो होता है ये फाइनल स्टेप है हमारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस का, विच डिपेंड्स, जो कि डिपेंड करता है ऑन फाइंडिंग द मोस्ट सुटेबल इक्विवेलेंट इन टारगेट लैंग्वेज, यानी कि ये ढूंढने में कि जो सबसे ज़्यादा सुटेबल वर्ड हो टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है, कई बार मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट वर्ड यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो भाव ना बदले, यानी कि कई बार ऐसा होता है किसी एक भाषा के अंदर कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसको हम दूसरी भाषा में बदल नहीं पाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, यानी कि दूसरी भाषा में उसका ठीक मतलब नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं, उस शब्द का मतलब समझते हैं कि हमें क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, ठीक है ना, क्या दर्शाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो फिर हम उसको उस तरीके से समझा देते हैं। तो रिकंस्ट्रक्टिंग के अंदर क्या होता है, ये डिपेंड करता है ये ढूंढने में कि उसका सूटेबल इक्विवेलेंट क्या होगा टारगेट लैंग्वेज में, जिससे कि उसका मतलब ना बदले। ऐसा किस शब्द का इस्तेमाल करें जिससे कि उस शब्द का मतलब ना बदले। रिकंस्ट्रक्टिंग इज अफेक्टेड बाय कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। रिकंस्ट्रक्टिंग जो है अफेक्टेड होती है सांस्कृतिक विशेषताओं से, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज की। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से, यानी कि उन दोनों भाषाओं का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उन दोनों भाषाओं की वोकैबुलरी कैसी है, तो रिकंस्ट्रक्टिंग जो है इन सब चीज़ों से अफेक्टेड की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा इन कंटेक्स्ट ऑफ इक्विवेलेंस निदा इज इन फेवर ऑफ टू टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस, यानी कि इक्विवेलेंस के संदर्भ में निदा ने दो टाइप्स बताए थे इक्विवेलेंस के, ठीक है ना। फर्स्ट है फॉर्मल इक्विवेलेंस, सेकेंड है डायनेमिक इक्विवेलेंस। तो फॉर्मल इक्विवेलेंस में क्या होता है, फॉर्मल इक्विवेलेंस अटेम्प्ट्स टू रेंडर द टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड। फॉर्मल इक्विवेलेंस प्रयास करता है अनुवाद करने की उस टेक्स्ट की शब्द से, मतलब वर्ड टू वर्ड, यानी एक शब्द का दूसरे शब्द में अनुवाद करना, ये होता है फॉर्मल इक्विवेलेंस। लेकिन डायनेमिक इक्विवेलेंस में क्या होता है, इट अटेम्प्ट्स, ये कोशिश करता है कि उस मैसेज के अंदर, उस सोर्स टेक्स्ट के अंदर जो विचार प्रकट किए गए हैं, जो विचार समझाए गए हैं, उनको समझाना टेक्स्ट के अंदर, यानी उस अनुवादित टारगेट लैंग्वेज के अंदर। यानी कि फ्रेंड्स जो सोर्स टेक्स्ट होता है हमारा, उसके अंदर जो विचार प्रदर्शित किए गए हैं, जिनको दिखाया गया है, उनको टारगेट टेक्स्ट के अंदर दिखाना, उसको कहते हैं डायनेमिक इक्विवेलेंस। यानी कि जब हम वर्ड टू वर्ड किसी चीज़ का अनुवाद कर देते हैं वो फॉर्मल इक्विवेलेंस होता है, लेकिन हम जब किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं और उसके अंदर हम उनकी फीलिंग्स का, उसकी समझ का अनुवाद करें, तो उसको डायनेमिक इक्विवेलेंस कह देते हैं। और डायनेमिक इक्विवेलेंस को ही फंक्शनल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अगर हमारे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आते हैं या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। तो हमारी सोशल साइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए।